राधे कृष्णा दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज की अपनी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 में जिन्होंने भी फॉर्म भरा है उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, क्योंकि टीसीएस ने अभी तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं किसी भी एग्ज़ाम में इसमें हम वो इम्पॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो आपके आने वाले आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं किसी भी शिफ्ट में। तो अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, और इसमें से 100% आपको कम से कम 7 से 8 सवाल तो देखने को मिलने ही मिलने हैं। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 12 अप्रैल 2005 को। ठीक है, ये है क्या? इसके अंतर्गत बाल मृत्यु दर में कटौती करके प्रति हज़ार जीवित जन्मों पर 30 से नीचे लाना है और कुल प्रजनन अनुपात को 2012 तक 2.1 लाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस वाली वीडियो में हम लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो टीसीएस के बहुत ही ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और एनटीपीसी में आने की संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात का। सिद्धि धमाल गुजरात का है और गुजरात के और प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं गरबा, डांडिया, भवाई, टिप्पणी, पधार, गोप, रास आदि। ठीक है, इसी के साथ हम लोग पढ़ लेते हैं हरियाणा के लोक नृत्य। तो हरियाणा का लोक नृत्य देखिए धमाल है, अगर सिर्फ धमाल आएगा तो हरियाणा है और सिद्धि धमाल आएगा तो गुजरात है। गुग्गा, फाग, खोट, दाफ, लूर, सांग आदि ये जो है हरियाणा के लोक नृत्य हैं और ऊपर जो दे रखे हैं वो गुजरात के हैं। ठीक है, तो आप आशा करती हूँ आप समझ गए होंगे, अगर धमाल आएगा तो हरियाणा है और सिद्धि धमाल आएगा तो गुजरात है। ठीक है, ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभमन गिल किस खेल से संबंधित हैं? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जिसे इसका आंसर ना पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है क्रिकेट। शुभमन गिल किस खेल से संबंध रखते हैं? तो क्रिकेट से रखते हैं। इसके साथ याद है सूर्य कुमार यादव किस खेल से संबंध रखते हैं? तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में दोहरा शतक लगाकर वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बन गए हैं। इससे पहले ईशान किशन ने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। तो दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन चुके हैं इस समय शुभमन गिल, और इससे पहले कौन थे? ईशान किशन जिन्होंने दिसंबर 2022 में बांग्लादेश के खिलाफ दोहरा शतक लगाया था। ठीक है दोस्तों, तो क्रिकेट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि देखिए क्रिकेट का भी इस समय प्रेजेंट में आईपीएल भी चल रहा है। तो आप लोग जो करंट्स वाले क्वेश्चन है उनको अभी लर्न करते हुए चलना, और बाकी जो इंपॉर्टेंट टीसीएस की तरफ से क्वेश्चन है उनको हम वीडियोस में कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश पर्वत किस देश में स्थित है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, यानी ऑप्शन दिए थे कि कैलाश पर्वत किस देश में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिब्बत, यानी चीन में स्थित है। एक पर्वत श्रेणी है, यानी कैलाश पर्वत क्या है? एक पर्वत श्रेणी है जो कहाँ पर स्थित है? चीन यानी तिब्बत में स्थित है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षस ताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। यानी पश्चिम में तो मानसरोवर झील है और दक्षिण में राकसताल झील है, किसके? कैलाश पर्वत के। और यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं? ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज आदि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटारी मंदिर किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर में, यानी उत्तर प्रदेश में है और कहाँ पर है? गाजीपुर में। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते थे? देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स और ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। देखो यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में सबसे ज़्यादा पदक जो हैं वो उत्तर प्रदेश के, ये 4 शहरों में इसका आयोजन हुआ है उत्तर प्रदेश के। पहला लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर। इन 4 शहरों में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था 2023 में। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में 4 शहरों में हुए हैं, लखनऊ, वाराणसी, ग्रेटर नोएडा और गोरखपुर में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए अभी हम नीचे चार्ट देख ले रहे हैं, इस चार्ट में सबके पदक दे रखे हैं। स्वर्ण पदक किसने कितने जीते हैं, रजत पदक कितने जीते हैं और कांस्य पदक कितने जीते हैं। देखो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जो है स्वर्ण पदक 25 जीते हैं, रजत पदक 17 जीते हैं और कांस्य पदक 26, यानी कुल मिला के पंजाब ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं जो कि 69 है। ठीक है, फिर गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर की बात करते हैं तो इसने कुल पदक 68 जीते हैं, 24 इसमें स्वर्ण है, 27 रजत पदक हैं और 17 कांस्य पदक हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा की बात की आई तो 69 पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीते हैं। देन उसके बाद सेकंड नंबर पर रहा है आपका गुरु नानक यूनिवर्सिटी अमृतसर जिसने 68 पदक जीते हैं,
और थर्ड नंबर पे आपकी रही है जैन यूनिवर्सिटी, जिसने 16 स्वर्ण, 10 रजत और 6 कांस्य पदक जीते, कुल मिला के 32 पदक जीते हैं। तो आप लोग इस चार्ट को एक बार अच्छे से रीड कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी। सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाली पंजाब यूनिवर्सिटी थी। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 1993 में किस संगीतकार को ग्रैमी अवार्ड दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विश्व मोहन भट्ट को। और कौन सी एल्बम के लिए दिया गया था? तो एल्बम थी ए मीटिंग बाय द रिवर। ठीक है, और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था 1998 में, पद्मश्री मिला था 2002 में और पद्म भूषण मिला था 2017 में। ठीक है, आपको ये बात पता होगी ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है ग्रैमी अवार्ड किससे संबंधित है? तो ग्रैमी अवार्ड जो है संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो आप लोग याद रखना। ठीक है, 1993 में किसे मिला है ग्रैमी अवार्ड? तो विश्व मोहन भट्ट को मिला है। किसको? विश्व मोहन भट्ट। और इनकी एल्बम कौन सी थी? अ मीटिंग बाय द रिवर। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो आप लोग जितने भी क्वेश्चन ये मैं दे रही हूँ इनको सबको अच्छे से लर्न कर लेना, क्योंकि आपको अपने एनटीपीसी के एग्जाम में ये 100% इनमें से कम क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं तो 7-8 क्वेश्चन तो देखने को मिलने ही वाले हैं। बाकी एनालाइजर्स में आपको खुद पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड का कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन दीपावली के तुरंत बाद मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोहराय त्यौहार। कौन सा त्यौहार? सोहराय त्यौहार है जो अमावस्या के दिन दीपावली के तुरंत बाद मनाया जाता है। कहाँ पर? झारखंड में। ठीक है, सराय भी बोल देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? यानी दीपावली के अगले दिन, वो दीपावली वाले दिन, इसमें दीपावली के अगले दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवर्धन पूजा और अन्नकूट उत्सव, इसको हम लोग बोल देते हैं। और गोवर्धन पूजा के भी अगले दिन आपको पता है कि भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। जो हमारे यूपी से रिलेटेड होंगे उनको सबको पता होगा कि दिवाली होती है, दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा और देन उसके अगले दिन भाई दूज होती है। ठीक है, ये आपको पता होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना कितने उम्र के युवाओं के लिए है? ठीक है, यानी DDU GKY की बात की जा रही है यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2014 को लॉन्च किया था। यानी इस योजना को नरेंद्र मोदी ने दिसंबर 2014 को लॉन्च किया था। और इस योजना का संचालन कौशल विकास और उद्यमिता एवं आजीविका विभाग द्वारा किया गया था। ठीक है, इस योजना का दीनदयाल योजना को लॉन्च किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में किया था। और इसका उद्देश्य था ग्रामीण युवा नागरिकों को रोजगार हेतु ट्रेनिंग प्रदान करना और उन्हें रोजगार के लायक बनाना। ठीक है, और आवेदक की अगर आयु की बात की जाए तो इसमें 15 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 15 से लेकर 35 वर्ष तक के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायराइड रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और थायराइड से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, यानी हमारे शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो थायराइड से प्रभावित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड्स यानी पीयूष ग्रंथि। और थायराइड होता किसकी कमी से? तो इसका करेक्ट आंसर है आयोडीन की कमी से। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, आप उसका आंसर कमेंट में देना कि जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है वो हमारे शरीर के किस भाग में होती है। ठीक है, आप इसका आंसर कमेंट में देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर है कजरी, यानी आपको ऑप्शन दे रखे होंगे। इसी के साथ रासलीला आ जाता है तो भी करेक्ट आंसर है, नौटंकी आ जाएगा तो भी करेक्ट आंसर है। यानी कजरी, नौटंकी, रासलीला ये सभी क्या है? उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और अगर कथक की बात की जाए तो कथक भी हमारे यूपी का ही है। ठीक है, लेकिन वो शास्त्रीय नृत्यों में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला दास। माई स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? कमला दास है। यहीं के साथ कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक भी हम लोग पढ़ लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, इसके महात्मा गांधी हैं। अग्नि की उड़ान यानी फायर ऑफ अग्नि की उड़ान APJ अब्दुल कलाम की है। अनटोल्ड स्टोरी ये मोनिका अली की है। इसी के साथ मैं आपसे एक किताब पूछ रही हूँ, आप इसका आंसर देना मुझे। मैन इन दी टावर बुक के लेखक कौन है ये आप बताना। ठीक है, मैडम सर किताब की लेखिका जो है वो मंजीर जहरूर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष मुस्लिम लीग द्वारा अलग पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी? यानी कौन से वर्ष में पाकिस्तान की मांग उठाई गई थी मुस्लिम लीग द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1940 में। कौन से वर्ष में? 1940 में। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भारतीय मुसलमानों के अधिकार के रक्षा के लिए की गई थी। यानी मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो वो 1906 में की गई थी। और हुई कहाँ थी? ढाका में हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में।
तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखना, ठीक है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी और ढाका में की गई थी, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और आप लोग कमेंट में बताना कि मुस्लिम लीग की स्थापना की किसने थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्लासरूम की स्थापना किसने की थी, ठीक है। क्लासरूम की स्थापना किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा पंडित बिरजू महाराज ने की थी। किसने की थी, पंडित बिरजू महाराज ने की थी, और सन था 1998 में। किसमें की थी, सन 1998 में पंडित बिरजू महाराज जी ने की थी। और पंडित बिरजू महाराज जो है वो हमारे कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। कौन से नृत्य से, कभी ऑप्शन में आए पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित रखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक से। कथक हमारा शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। और पंडित बिरजू महाराज का घराना पूछ लिया जाता है, क्योंकि घराने बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो उनका घराना है लखनऊ घराना, लखनऊ कालिका बिंदादिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL 2023 का फाइनल किस शहर में हुआ था, यानी IPL 2023 IPL जब हुआ था 2023 का, तो फाइनल कौन से वाले शहर में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद में। कहाँ पे हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। IPL 2023 का फाइनल मैच चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच 28 मई को अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, ठीक है। और इसमें जो विजेता रही थी वो चेन्नई सुपर किंग रही थी, और उपविजेता की बात की जाए तो गुजरात टाइटंस रही थी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात, कहाँ पे, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुई थी, और हमारी चेन्नई सुपर किंग्स इसकी विजेता थी, और उपविजेता की बात करें तो गुजरात टाइटंस थी, ठीक है। उपविजेता की बात की जाए तो वो गुजरात टाइटंस थी, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और जो प्रेजेंट में IPL हो रहा है आप लोग उसको भी ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि अभी भी IPL स्टार्ट हो चुका है। और IPL की अगर मैं आपसे फुल फॉर्म की बात करूँ तो IPL की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसका 16वां संस्करण हुआ था 2023 में। अब आप लोग वर्तमान वाला याद रखना, वर्तमान वाले IPL की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। अब इसके साथ चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लू किस राज्य में नहीं चलती है, यानी लू गर्म हवा जो गर्मियों में चलती है, यहाँ पे बोला जा रहा है लू किस राज्य में नहीं चलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गोवा, यानी आपको बताना है इनमें से किस राज्य में नहीं चलती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा में। क्या हो जाएगा, गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेह में, यानी लद्दाख का जो लेह जिला है उसमें मानसून में सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी का क्या कार्य है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिनके लिए अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 76 आता है, उनका क्या कार्य है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 है, तो भारत के महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, जो कि एक संवैधानिक पद है जो केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये क्या है, कानूनी अधिकारी होते हैं, और इनके लिए आर्टिकल 76 में की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भगत सिंह ने की है। किसने की है, भगत सिंह ने। और सन की बात की जाए तो 1926 में की है, भगत सिंह ने 1926 में नौजवान भारत सभा की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सितार। पंडित रविशंकर किससे संबंध रखते हैं, कौन से वाद्य यंत्र से, तो सितार से संबंध रखते हैं। ये एक भारतीय सितार वादक संगीतकार हैं, ठीक है। शंकर जी को 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, यानी 1999 में जिस समय पे भारत पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध चल रहा था उस समय की बात है ये, ठीक है। 1999 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्व घाटा क्या है, यानी राजस्व घाटा क्या है। देखिए राजस्व घाटा क्या है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा जाता है, तो आप लोग प्लीज़ इस क्वेश्चन को याद रखना, ठीक है। जब सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करना शुरू कर देती है तो इसका परिमाण राजस्व घाटा होता है। तो राजस्व घाटा क्या है, राजस्व घाटा है जब सरकार अपनी कमाई से अधिक खर्च करती है तो उसे राजस्व घाटा हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट घाटा क्या है। यह तब होता है जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है और यह किसी देश के वित्तीय स्वास्थ्य को इंगित करता है। किसको इंगित करता है, वित्तीय स्वास्थ्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अपने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो यानी मौलिक कर्तव्य संविधान में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 प्रकार के शुरू में जोड़े गए थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया, जिसके द्वारा हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हो गए, 11 मौलिक कर्तव्य हो गए थे, ठीक है। तो वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य कितने, 11 मौलिक कर्तव्य। अगर आपको पता होगा तो आप इनमें से ऑप्शन में जो भी दिया होगा पढ़ के बता दोगे कि ये मौलिक कर्तव्य है और ये नहीं है। तो 11वां जो भी वर्तमान में
जो भी कुछ ही समय पहले जोड़ा गया है वो तो आपको पता है कि वो 6 से 14 2002 में जो जोड़ा गया है कि वो तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा के रूप में है। ठीक है, तो वो वाला तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट, इसमें जो भी ऑप्शन में दे रखा होगा आप पढ़ के समझ पाएंगे इसमें कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो ये हमारे संविधान के भाग 4A में है। ठीक है, और अनुच्छेद 51 क में, ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो 51 क में जोड़े गए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते थे कि यहाँ पे दे रखे हैं, यहाँ पे मैंने सारे इनको, ये आपकी लिस्ट बनी हुई है, आप इनको पढ़ लेना कौन सा किसके अंतर्गत आता है, कौन से वाले आर्टिकल के कौन से पार्ट में रखा गया है। यहाँ पे पूरे के पूरे दे रखे हैं, आप इनको पढ़ लीजिए, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इनके अलावा जो भी ऑप्शन में दे रखे होंगे वो मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट है, आप लोग इसको पढ़ लीजिए एक बार अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। आत्मकथाएं बहुत पूछी जाती हैं खिलाड़ियों से रिलेटेड, तो ये प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर की। किसकी आत्मकथा है, सचिन तेंदुलकर की, और इनको हम लोग मास्टर ब्लास्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की आत्मकथा को हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि आप किसी भी खिलाड़ी की आत्मकथा पूछ ली जाती है और यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। TCS पेपर का पैटर्न ही इस तरीके का रखती है। तो एक यहाँ से अन्य खिलाड़ियों की आत्मकथा पढ़ते हैं। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये युवराज सिंह की है। किसकी है, युवराज सिंह की। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा है, तो युवराज सिंह की है। और सन्नी डेज की बात करें तो ये सुनील गावस्कर की है। किसकी है, सुनील गावस्कर। सन्नी डेज किसकी आत्मकथा है, सुनील गावस्कर की है। बीटिंग द फील्ड किसकी है, ब्रायन लारा की। ब्रायन लारा की आत्मकथा कौन सी है, बीटिंग द फील्ड। नेक्स्ट है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, किसकी है, इसी तरीके की नीचे बहुत सारी आत्मकथाएं दे रखी हैं लेखकों की, तो आप लोग उनको पढ़ लेना एक बार। जैसे कि कपिल देव की दे रखी है एक सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, सौरभ गांगुली की, इस तरीके से बहुत सारी दे रखी है। आप इनको ना 1 बाय 1 पढ़ लो और 100% ये आप बिल्कुल मतलब गारंटी के साथ कह रही हूँ मैं कि आपको आप अपने एग्जाम में एक आत्मकथा किसी न किसी लेखक की किसी न किसी खिलाड़ी की 101% मिलनी है। क्योंकि देखिए अगर आपने प्रीवियस कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, जैसे कि अभी जो भी निकल के गए हैं, आपने देखा होगा SSC के जितने भी होते हैं जो TCS पेपर बनाती है, तो उनमें इस तरीके का एक जैसे एक वाद्य यंत्र वादक पूछ लेता है और ये बुक और उसका ऑथर पूछ लेता है, किसी लेखक की आत्मकथा पूछ लेता है। तो आपको अच्छे से पता होगा पैटर्न इस तरीके का ही TCS बनाती है। तो यहाँ पे इतनी सारी मैंने लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन सबको याद रखना है। इवन मैंने खुद याद कर रखनी है सभी की सभी, क्योंकि इनमें से कोई ना कोई आ ही जाती है। ठीक है, तो आप लोग इनको लर्न कर लेना ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले, तो आप लोग अच्छे से इनको कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं चलती हूँ। जब तक आप इन सबको एक बार पढ़ लीजिए और अच्छे से अपने मन में रिवाइज़ कर लीजिए। ठीक है, जब तक आप साथ के साथ देखिए, आप साथ के साथ कर लोगे वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बाद में आपको रिवाइज़ हो जाता है। आप सोचो कि हम बाद में याद करेंगे तो वो नहीं हो पाता बिल्कुल भी, क्योंकि बाद का काम बाद पे ही रह जाता है। तो आप लोग साथ के साथ इनको एक बार रिवाइज़ करते जाइए, साथ के साथ पढ़ते हुए, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है।